ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी गेट 2025 इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 53 से 65 तक। क्योंकि गाइस हम लोगों ने ऑलरेडी 52 तक डिस्कस कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, और ये रहेगा पार्ट 4 जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 से 65 तक। गाइज ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। गाइज ये डिटेल एनालिसिस होगा, लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। 53 आपको यहाँ गिवन है, कंसीडर टू सिनारियो, सिनारियो 1 एंड सिनारियो 2 फॉर अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी बेस्ड ऑन मंडल फ्लेमिंग आइजलम मॉडल विथ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या है? फ्लोटिंग है। एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। और गाइज यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस गिवन है, आईएस और एलएम का, सिनारियो 1 और सिनारियो 2 में। और वाई क्या है? एग्रीगेट इनकम है, सी आपका कंजम्पशन है, आई इन्वेस्टमेंट, आर वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टी टैक्स, एन एक्स नेट एक्सपोर्ट। और यहाँ पे गिवन है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव रिलेशंस है आर स्टार से, मतलब वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। और एन एक्स जो है डिपेंड नेगेटिवली ऑन बोथ exchange rate as well as income and price level is fixed. Given the above information, which of the following is या are correct? तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड सी एंड डी आपको गिवन है। तो गाइज ये क्वेश्चन आपका MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल है। गाइज अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि सिनारियो 1 में जो नेट एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये एक्सचेंज रेट पे भी और इनकम पे, दोनों पे डिपेंड है। बट सिनारियो 2 में जो नेट एक्सपोर्ट है गाइज, ये इनकम पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रेट पे डिपेंड है। तो एक डिफरेंस तो गाइज हम यहां से ऑब्जर्व कर लिए, फर्स्ट डिफरेंस, तो मैं इसको लिख देता हूं फर्स्ट डिफरेंस। गाइज सेकंड डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखो एलएम कर्व को, सिनारियो 1 में ये सिर्फ वाई पे डिपेंड है, बट गाइज यहाँ क्या है? y माइनस टी, मतलब डिस्पोजेबल इनकम, तो ये आपका डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड है। तो सेकंड डिफरेंस गाइज हम लोग यहां से ओके ओके। अब गाइज ऑप्शन नंबर ए में आपको बोला गया कि अगर हम इंक्रीज करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, हैज नो इफेक्ट ऑन इनकम इन सिनारियो 1। ठीक है, तो गाइज अगर हम सिनारियो 1 की बात करें, ठीक है, तो गाइज अगर जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि इनकम इंक्रीज होगा, तो आईएस कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड। तो लेट सपोज गाइज कि ये मेरा आईएस 1 है और ये मेरा एलएम कर्व है, ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल सिचुएशन है। तो जैसे ही गाइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा वैसे ही आपका आईएस कर्व शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, तो ये मेरा बन गया आईएस 2। तो गाइज आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इनकम मेरा इंक्रीज हो गया। गाइज जैसे ही इनकम इंक्रीज हुआ, ट्रांजैक्शन मनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही ट्रांजैक्शन मनी डिमांड इंक्रीज होगा गाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो आपके कंट्री में क्या होगा? कैपिटल इनफ्लो होगा, ठीक है, कैपिटल इनफ्लो होगा। एंड देन उस कंडीशन में गाइज हमारे करेंसी क्या हो जाएंगे? एप्रिशिएट हो जाएंगे, और जैसे ही करेंसी एप्रिशिएट होगा फिर हमारा नेट एक्सपोर्ट फॉल हो जाएगा, और जैसे ही नेट एक्सपोर्ट फॉल होगा आईएस कर्व अगेन बैक टू दिस पॉइंट आ जाएगा, अगेन बैक टू दिस पॉइंट आ जाएगा। तो गाइज मेरा इनकम जो पहले था वही रहेगा अब, क्योंकि गाइज यहाँ पे कैपिटल मोबिलिटी है, परफेक्टली कैपिटल मोबिलिटी है। अगर हमारे करेंसी का एप्रिसिएशन होता है तो गाइज जो कैपिटल है ना वो तुरंत आउटफ्लो या फिर इनफ्लो हो सकता है, इसका मतलब यही है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, ठीक है। तो गाइज ये तो बिल्कुल सही है, नो इफेक्ट ऑन इनकम इन सिनारियो 1, ठीक है। तो गाइज ए ऑप्शन इज करेक्ट। और गाइज मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जैसे इनकम इंक्रीज हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, तो गाइज जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ तो हमारी करेंसी क्या हो गया? एप्रिशिएट हो गया, क्योंकि जो फॉरेनर है, जो इन्वेस्टर है, अब हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेगा क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो करेंसी तो गाइज एप्रिशिएट हो गया ना, ठीक है। तो करेंसी जैसे ही गाइज एप्रिशिएट होगा तो एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा, तो
एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज गाइस ऑप्शन नंबर डी है कि अगर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होगा तो एक्सचेंज रेट गाइस इंक्रीज तो होगा ही होगा। लेट सपोज कि आप जो है 70 रुपीज $1 आपको मिल रहा था, बट अब क्या हुआ कि हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो गया, मतलब कि वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो अब हमको मिल रहा है $2, 70 रुपीज इक्वल टू $2। तो गाइस एक्सचेंज रेट तो इंक्रीज हो गया ना, तो गाइस ये तो सही होगा फॉर सिनारियो 1 के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं सिनारियो 1 का सिर्फ, ठीक है फाइन। अगर गाइस हम बात करें सिनारियो 2 का, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम इक्वेशन है, बट यहाँ पे सिर्फ y पे डिपेंड नहीं है। तो गाइस जैसे ही अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं कि डिक्रीज इन टैक्स, कि गाइस टैक्स डिक्रीज हो गया, तो जब टैक्स डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि हमारा डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगा, और जैसे ही गाइस डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगा वैसे ही हमारा ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आईएस कर्व शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड की तरफ। तो गाइस अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस प्रकार का होगा। लेट सपोज कि ये हमारा इनिशियल केस है IS1, ठीक है, और ये हमारा है Y1। तो गाइस जैसे ही T कम हुआ वैसे ही मेरा Y - T इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है कि हमारा IS कर्व शिफ्ट होगा आउटवर्ड। तो गाइस IS कर्व लेट सपोज कि यहाँ शिफ्ट हो गया, बट गाइस अब क्या है ना कि ये नेट एक्सपोर्ट पे डिपेंड नहीं है, मतलब इनकम जो है नेट एक्सपोर्ट पे डिपेंड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रेट पे है। तो गाइस इनकम जो हमारा यहाँ पे इंक्रीज हुआ ना, डिस्पोजेबल इनकम, तो ये नेट एक्सपोर्ट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसका मतलब है कि आईएस कर्व अब ये बैक शिफ्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गाइस जैसे ही हमारा Y - T इंक्रीज हुआ तो मनी मार्केट में गाइस हलचल आ जाएगा, तो अब इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब एलएम कर्व मेरा शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो गाइस एलएम कर्व शिफ्ट हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि हमारा इनकम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना Y1 से Y2, क्योंकि गाइस आईएस तो अब ये फिक्स रहेगा, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट घटेगा नहीं, क्योंकि ये नेट एक्सपोर्ट इनकम पे डिपेंड नहीं है, तो ये तो फिक्स रहेगा। तो अब चेंज कौन होगा, ओनली एलएम कर्व। तो एलएम कर्व को गाइस आउटवर्ड शिफ्ट होना होगा, तो इनकम आप देख सकते हो कि इनकम तो घट जाएगा। तो वही चीज तो यहाँ पे है कि डिक्रीज इन टैक्स लोअर इनकम इन सिनारियो 2, तो ये तो गाइस बिल्कुल सही है, ठीक है। और गाइस सिनारियो 2 में भी जब टैक्स कम होगा तो Y - T मतलब डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इनकम गाइस मेरा इंक्रीज हो गया, तो जो ट्रांजैक्शन डिमांड है गाइस वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब ट्रांजैक्शन डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर हमारे कंट्री में गाइस जो फॉरेनर है अब वो इन्वेस्ट करेगा, मतलब कैपिटल इनफ्लो होगा, और जब कैपिटल इनफ्लो होगा गाइस तो हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन हो जाएगा, मतलब सिनारियो 2 में भी गाइस जो करेंसी है वो एप्रिशिएट होगा, ठीक है। तो ये तो गाइस सही है, तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, A, B एंड D। एंड गाइस सिमिलरली आप ऑप्शन सी इसी का उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका बन जाएगा A, B एंड D। और गाइस मैंने जो भी चीज़ बोला ना सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको एक बार रीड कर लेना। और वैसे भी गाइस मैं ये PDF को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सेम गाइस B जो है करेक्ट क्यों है, सेम रीज़न यहाँ पे गिवन है, इसको एक बार रीड कर लेना है। एंड सिमिलरली ऑप्शन D, ओके गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, द डोमेस्टिक करेंसी एक्सपीरियंसेस एप्रिसिएशन। ओके गाइस लेट्स सपोज कि $1 इक्वल टू 70 रुपीज में मिल रहा है, नाउ जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर गाइस $1 लेट सपोज कि 60 रुपीज में अगर मिल जाए तो इसका मतलब है कि हमारा करेंसी क्या हो गया, एप्रिशिएट हो गया,
क्यों? क्योंकि गाइस पहले आप 70 रुपीज पे करते थे $1 के लिए, बट अभी आपको 60 रुपीज ही देना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो करेंसी का वैल्यू है ना वो इंक्रीज हो गया, और जब गाइस वैल्यू इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि हमारे करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया है। ठीक है, और गाइस लेट सपोज कि अभी आप दे रहे हो $1 इक्वल टू 70, बट अब क्या होगा कि आपको 2 दिन बाद 70 की जगह में 80 रुपीज देना होगा। तो इसका मतलब है गाइस कि हमारे करेंसी का वैल्यू कम हो गया। तो गाइस जब वैल्यू कम होगा देन इस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो गाइस ये चीज आपको पता होना चाहिए, और गाइस ये बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको गिवन है कि जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज, मतलब गाइस ये वाला केस, हाँ, जब वैल्यू इंक्रीज होगा देन उस कंडीशन में क्या होगा? एप्रिशिएट होगा। तो वही चीज तो लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक करेंसी क्या होगा? एप्रिसिएट होगा। तो इसका मतलब है गाइस ये तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फाइन। अगर गाइस मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो आप देख सकते हो कि जब डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज, तो गाइस डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे 70 टू 80 हो गया, मतलब वैल्यू घट गया। और जब वैल्यू घटेगा देन उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो डिप्रिशिएट हो गया। ठीक है, तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए और सी। और गाइस इसी का उल्टा जो है ऑप्शन बी और डी गिवन है। ठीक है, डन। तो गाइस ये चीज आपको याद रखना है कि अगर $1 इक्वल टू 70 रुपीज है, अगर ये 70 से डेविएट होता है, 70 से 80 जाएगा इसका मतलब है डेप्रिशिएट, और 70 से अगर 60 अगर आएगा तो इसका मतलब है एप्रिशिएट। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 55 गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज द इंडियन लेबर मार्केट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ गिवन है कि हाई वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर। गाइस ये चीज तो हमें पता है कि अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लेबर जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो गाइस अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए का, तो हाई वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर, ये गाइस बिल्कुल सही है, क्योंकि गाइस इंडिया अभी भी लार्ज शेयर ऑफ वर्कफोर्स जो है इंगेज है कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे, डिस्पाइट अ डिक्लाइन ट्रेंड। अगर हम बात करें PLFS डेटा के अकॉर्डिंग तो 45 to 50% गाइस इंडियाज वर्कफोर्स इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और उसके रीजन गाइस बहुत कुछ हो सकता है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएशन। ठीक है, तो ये सारे रीजन है, इसको एक बार रीड कर लेना। तो गाइस ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द PLFS डेटा। ओके ओके गाइस, अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं कि प्रीडोमिनेंट फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, गाइस ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे कंट्री में गाइस इनफॉर्मल सेक्टर के लोग ज़्यादा है, बट यहाँ पे गिवन है कि फॉर्मल सेक्टर ज़्यादा है। नहीं, तो गाइस ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो इंडियन लेबर मार्केट है ना वो डोमिनेटेड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर, नॉट द फॉर्मल सेक्टर। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू PLFS डेटा, अराउंड 90% ऑफ वर्कर गाइज आर इंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज कंसेंट्रेट इन गवर्नमेंट जॉब्स, MNC एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो गाइज फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रीडोमिनेंट इन इंडिया। प्रीडोमिनेंट क्या है? इनफॉर्मल। तो ये तो गाइज गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग गिग एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, गाइज ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, विद डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक जोमैटो, उबेर, स्विगी, ओला, गिग वर्क एंड कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेटिस्टिक्स जो नीति आयोग रिपोर्ट है 2022 एस्टिमेटेड क्या है कि 7.7 मिलियन गिग वर्कर इन इंडिया in 2020-21 projected to grow by 2030 23.5 मिलियन गाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नंबर है। ग्रोथ इन टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब इन IT, ई-कॉमर्स, डिलीवरी, राइडिंग। ठीक है, तो गाइस ये सब में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। तो गाइस ये तो बिल्कुल सही है कि गिग वर्कर्स इंक्रीज हो रहा है। गिग वर्कर का मतलब गाइस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो काम करता है,
जैसे जोमेटो हो गया जो फूड डिलीवरी हो गया, स्विगी हो गया, ओला हो गया, उबेर हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गिग वर्कर। ओके, तो गाइज ये तो बिल्कुल सही है। ओके, अगर गाइज हम ऑप्शन डी की बात करें कि डुअल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, गाइज ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर में ही गाइज दो टाइप के लोग हैं ना, एक है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, फुल सिक्योर है, और एक गाइज ऐसे हैं कि जो इनफॉर्मल है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। तो एक ही कंट्री में गाइज दो टाइप के वर्कर, एक हो गया ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा हो गया अनऑर्गेनाइज्ड, वही चीज है। तो इंडियन इकोनॉमी गाइज इज क्या, ड्यूलिस्ट, मीनिंग इट हैज बोथ, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग बोलते हैं गाइज इनफॉर्मल सेक्टर, और वहाँ पे जो लोग जो जॉब करते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल जॉब, और वहाँ पे गाइज वेजेस कम होता है, कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। बट अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो गाइज वहाँ पे क्या है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, हाई वेजेस है, जॉब सिक्योरिटी है। तो अगर मैं PLFS डेटा के अकॉर्डिंग गाइज देखूँ तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अकाउंट 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो 90% गाइज लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है इंडिया में। तो आप देख सकते हो कि डेटा गाइज कितना बड़ा है। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर गाइज कंफर्म कि यस इंडिया हैव द डुअल स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, A, C and D, ठीक है, A, C and D। ओके ओके गाइज, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। यहाँ पे गिवन है कि अकॉर्डिंग टू दी पोल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस ट्रेड लिबरलाइजेशन में लीड्स टू रीलोकेशंस ऑफ productions to countries where either environmental regulations are ineffective or altogether absent। ठीक है, तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस क्या होता है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन में गाइज मूव करूं तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि द पॉल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट व्हेन कंट्री लिबरलाइज, जब कंट्री गाइज लिबरलाइज होता है, जब ट्रेड करता है, तो जो पॉल्यूटेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री है ना, लेट सपोज कि ये कंट्री ए है और एक बी है, और कंट्री बी क्या पोल्यूटेंट है, ठीक है, तो ये कंट्री यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा कंट्री ए के पास। क्यों, क्योंकि गाइस ट्रेड लिबरलाइज हो गया, तो ए बी के वहां जा सकता है, बी ए के वहां आ सकता है, ठीक है। तो जब ट्रेड लिबरलाइज होता है ना, देन जो पॉल्यूटेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री है ना, वो मूव कर जाता है उस कंट्री में जहां पे वीक रेगुलेशन है इन्वायरमेंटल के खिलाफ। तो वही चीज है कि मूव टू अ कंट्रीज विथ वीक इन्वायरमेंटल रेगुलेशन टू रिड्यूस द कॉस्ट। तो लेट सपोज कि गाइस जो कंट्री ये है ना, यहाँ पे वीक रेगुलेशंस है रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल, तो कंट्री भी गाइस यहाँ मूव कर जाएगा, तो इसका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और कैसे मेनली आपका डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में गाइस जो टैक्स है वो कम होता है एज कंपेयर टू डेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री गाइस हैव स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज इंक्रीजिंग कॉस्ट, एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव द टैक्स रेगुलेशन टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे टैक्स कम होता है, तो ये फॉरेनर को अट्रैक्ट करता है कि भाई तुम आओ यहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो फॉरेनर तो आएगा। और गाइस अगर कोई पॉल्यूटेंट इंडस्ट्री अगर मूव कर गया अदर कंट्री में जहाँ पे वीक रेगुलेशन है इन्वायरमेंटल के खिलाफ, तो गाइस क्या होगा अगेन, तो वही चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे गिवन है कि leads to reallocation of productions to a countries where either environmental regulations are ineffective or altogether absent। तो इसका मतलब है गाइस कि ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डिफिनेशन ही है पोल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस का, ठीक है, कि ये कंट्री यहाँ मूव कर जाएगा क्योंकि इस कंट्री में कोई भी रेगुलेशंस नहीं है इन्वायरमेंटल के खिलाफ। तो ये तो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू दी पोल्यूशन हेवन हाइपोथेसिस। अगर गाइज मैं ऑप्शन बी की बात करूं, अकॉर्डिंग टू पॉटर हाइपोथेसिस, ओके, स्ट्रिंजेंसी
in ensuring environmental standard often induces firm to become more efficient and prevent technological advancement and innovations. तो कैसे पॉटर हाइपोथेसिस क्या होता है? पॉटर हाइपोथेसिस व्हाट डज एक्चुअली सेज? इट आर्ग्यू दैट कि अगर स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन होगा किसी भी कंट्री में, तो गाइस क्या होगा? कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इंक्रीज द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. ओके, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस रादर देन प्रिवेंटिंग इट. अब खुद सोचो गाइस कि दो कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी, और इस कंट्री में गाइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है इन्वायरमेंटल के खिलाफ. तो ये कंट्री क्या चाहेगा कि भाई हम कुछ अच्छा सा एक इनोवेशन करें ताकि जो पॉल्यूटेंट हो वो कम हो सके, पॉल्यूटेंट कम हो सके. So firms are forced to innovate when the regulations demand cleaner production method leading to a cost saving and competitive advantage. ठीक है, तो इसका मतलब है गाइज ये हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है जो हमें यहाँ पे गिवन है. यहाँ पे गिवन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पॉटर हाइपोथेसिस स्ट्रिंजेंसी इज इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड. स्ट्रिंजेंसी का मतलब होता है स्ट्रिक्ट. अगर किसी कंट्री में स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल नॉर्म्स होगा या रूल्स होगा, देन ऑफन इंड्यूसेस फर्म्स टू बिकम मोर एफिशिएंट. ये तो बिल्कुल सही है कि भाई मोर एफिशिएंट होगा फर्म्स, एंड प्रिवेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन. नहीं गाइस, यहाँ प्रिवेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का गाइस अगर रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है, देन जो भी फर्म्स है उस कंट्री के अंदर में वो क्या चाहेगा कि भाई अब हम जो है नया इनोवेट करें कुछ, ताकि हम जो भी पॉल्यूटेंट है उसको कम कर सके. बट यहाँ पे क्या है? प्रिवेंट, कि मतलब वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नहीं कर पा रहा है. तो इसका मतलब है क्या? ये तो हमारा बिल्कुल गलत है. ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस गाइस क्या है कि ये एफिशिएंसी को तो इंक्रीज करता ही करता है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को भी इंक्रीज करता है, इंकरेज करता है, रादर देन प्रिवेंटिंग. बट यहाँ पे गिवन है क्या है? प्रिवेंटिंग. तो इसीलिए गाइज ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत. ये प्रिवेंट नहीं करता है बल्कि इनकरेज करता है. तो यहाँ पे होना चाहिए था इनकरेज, देन फिर ये हमारा सही हो जाता. ठीक है, तो गाइज ये तो सही है, ये हमारा गलत हो गया. अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं गाइज, अकॉर्डिंग टू रेस्ट टू द बॉटम हाइपोथेसिस द इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस आर progressively made stringent so that economics gain in competition for inward investment. तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि ये रेस्ट टू बॉटम हाइपोथेसिस क्या होता है. तो अकॉर्डिंग टू आरटीपी हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर मुझे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है तो गवर्नमेंट को गाइज जो भी उसका टैक्स वगैरह है उसको कम करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को कम करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा. रिलैक्स मतलब कम करना, तभी जो है उस कंट्री में गाइस फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा. सो दिस क्रिएट अ रश वेयर कंट्रीज कॉम्पीट बाय लोअरिंग देयर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड लीडिंग टू द इंक्रीज्ड पॉल्यूशन. और गाइस जाहिर सी बात है, अगर कोई कंट्री अपने इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को रिलैक्स करता है, कम करता है, देन जो अदर फर्म्स है गाइस अदर कंट्रीज पे, तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे अगेन पॉल्यूटेंट को इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब है गाइस अगर मैं ऑप्शन सी में मूव करूं कि अकॉर्डिंग टू दिस आरटीबी द इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, अगर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस है प्रोग्रेसिवली मेड टू stringent so that economics gain in competition for inward investment. नहीं guys, this is wrong, not inward investment. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि why this is statement is incorrect. This statement says कि regulation become more stringent, मतलब more strict. और guys जब more strict होगा, ठीक है, regulation become more strict to attract investment, but RTB says opposite. ठीक है, RTB हमें गाइस ऑपोजिट बताता है कि कंट्री को अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है देन उस कंडीशन में उसे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को कम करना है. बट यहाँ पे क्या है,
कि इसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल रेगुलेशन आर प्रोग्रेसिव मेड स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नहीं स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस आरटीबी। तो यहाँ पे ये वाला वर्ड नहीं होता देन फिर ये सही हो जाता, बट गाइज यहाँ पे गिवन है कि स्ट्रिक्ट, कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशन अगर स्ट्रिक्ट होता है देन उस कंडीशन में वहाँ पे गेन इन कंपटीशन फॉर इनवर्ड इन्वेस्टमेंट होता है, नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट के कारण गाइज ये हमारा बन जाएगा गलत। And similarly guys, option D, according to environmental Kuznets curve hypothesis, there is an inverted U-shaped relationship between per capita income and environmental quality. तो guys अगर मैं D में मूव करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका डेफिनेशन, hypothesis say that inverted U-shaped relations between the economic growth and the environmental degradations. ठीक है, तो guys ये हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि at a low level income, according to this hypothesis, according to low level of income, pollution increases. ठीक है, pollution क्या होता है, इंक्रीज होता है, inverted U shape like this. ठीक है, pollution इंक्रीज होता है, फिर एट सर्टेन पॉइंट पे आता है, फिर उसके बाद ये घटने लगता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि एट द मिडिल इनकम लेवल पोल्यूशन एट पीक हाईएस्ट इन्वायरमेंटल डैमेज, फिर उसके बाद अगर हाई इनकम लेवल है देन उस कंडीशन में हमारा पोल्यूशन डिक्लाइन होता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप देख सकते हो, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये हमारा करेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है गाइज, ये आपको गिवन है, एक बार रीड कर लेना कि ये क्यों, अच्छा इनकरेक्ट आपको यहाँ पे खोजना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ठीक है, ओके गाइज मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। गिवन है कि देयर आर टू फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। ठीक है, टू फर्म्स है ऑफ अ होमोजीनियस गुड, गुड क्या है, होमोजीनियस। द मार्केट डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय P इक्वल टू 1 माइनस Q1 plus Q2, where Q1 and Q2 are the output level of firm 1 and firm 2 respectively. Firm's 1 cost function is common knowledge and equals 0. Firm 2's cost functions is private informations. Firms 1 believe that firm 2 cost functions is 0.5 Q2 with probability 0.5 and firm 2's cost function is 0.25 Q2 with probability 0.5. The firm choose their quantity simultaneously, और हमें यहाँ पे let Q1 star denote the quantity produced by the firm 1 in the Bayesian-Nash equilibrium of this game, then the value of 24 Q1 star will be what, round off to 1 decimal places. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे गिवन क्या है कि P is equal to 1 माइनस Q1 प्लस Q2, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, फाइन। और फर्म्स 1 का गाइस कॉस्ट फंक्शन क्या है, 0 है, मतलब इसे कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है, तो कॉस्ट फंक्शंस ऑफ फर्म 1 क्या है, 0 है। तो अगर गाइस मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, बट टोटल कॉस्ट तो 0 है, तो क्या बन जाएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, Q1 इंटू P। गाइस P का वैल्यू आपको गिवन है 1 माइनस Q1 माइनस Q2, तो गाइस ये हमें बन गया क्या, प्रॉफिट। तो मैं इसको एक बार, ठीक है, तो गाइस ये आ गया हमारा प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1, डन। बट यहाँ पे क्या है कि जो फर्म 2 है ना, कॉस्ट फंक्शन इज प्राइवेट इंफॉर्मेशंस। अब फर्म 1 बिलीव करता है कि दैट फर्म्स 2 कॉस्ट फंक्शंस इज 0.5 Q2, फर्म 2 का कॉस्ट फंक्शंस क्या है, 0.5 Q2 विद प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड 0.25 विद प्रोबेबिलिटी 0.5। ठीक है, तो ये चीज गाइज हमें एक एडिशनल न्यू टाइप के क्वेश्चंस आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइज एक बार कि विद प्रोबेबिलिटी 0.5 जो फर्म 2 का कॉस्ट फंक्शन है, फर्म 2 का कॉस्ट फंक्शन है कितना है, 0.5 Q2।
0.5 Q2 with probability 0.5. Again, the cost is 0.25 Q2. 0.25 Q2 ये हमें गिवन है. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चंस. ठीक है. तो अगर गाइस मैं प्रॉफिट निकालूंगा फर्म 2 का, तो प्रॉफिट क्या होगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू P इंटू Q2, तो Q2 इंटू P, और P का वैल्यू गाइस आपको गिवन है 1 माइनस Q1 माइनस Q2. तो ये हमारा बन गया टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. ठीक है. तो लेट सपोज कि अगर मैं इसको चूज कर रहा हूँ 0.5 Q2, तो गाइस अगर हम इसको चूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0.5 Q2. ठीक है. 0.5 Q2 डन. सिमिलरली दूसरा केस भी आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.25. पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो गाइस ये क्या बन जाएगा? Q2 इक्वल टू, जस्ट टेक दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या बन जाएगा? Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 0.5 Q2. गाइस Q2 यहाँ पे है, तो आप Q2 कॉमन भी ले सकते हो या फिर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि इसको डिफरेंशिएट करना. तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करो. Q2 का वैल्यू आपको पता है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 0.5 Q2. 0.5 Q2. तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू Q2, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस Q1 माइनस 2 Q2 माइनस 0.5 इक्वल टू 0. तो यहाँ से गाइस हम Q2 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से अगर हम Q2 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे गाइस, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस 0.5, तो ये हमारा बन जाएगा 0.5. ठीक है. माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. तो गाइज ये हमारा बन गया Q2 का वैल्यू. इसको भी हाईलाइट कर देते हैं. गाइज सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने लिया था कॉस्ट 0.5 Q2, बट मेरे पास दो कॉस्ट है, तो अब हम लोग लेंगे इसको हाईलाइट कर देते हैं ग्रीन से. ठीक है. ये वाला 0.25 Q2. ठीक है. तो गैस अगेन अब प्रॉफिट निकालो. प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू गाइस हमें तो पता है Q2 इंटू P, तो Q2 इंटू P का वैल्यू क्या है? 1 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस टोटल कॉस्ट क्या है? 0.25 Q2. 0.25 Q2. तो गाइस इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 0.25 Q2. ये हमारा आ गया पाई 2. ठीक है. तो गाइस प्रॉफिट आपका आ गया इन केस 2 में Q2 माइनस Q1 Q2, Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 0.25 Q2. ठीक है. अब गाइज मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ डेल पाई 2 बाय डेल Q2, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस Q1 माइनस 2 Q2 माइनस 0.25 इक्वल टू 0. ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस. ठीक है. तो गाइज यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं Q2 का वैल्यू. तो अगेन 1 माइनस 0.25, तो गाइज ये क्या बन जाएगा? 0.75. तो 0.75 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू Q2. तो गाइस यहाँ से हमें भी Q2 का वैल्यू मिल गया. इसको भी हाईलाइट कर देते हैं. तो यहाँ से हमें Q2 का वैल्यू मिल गया. ठीक है. गाइस ये आपका है जब कॉस्ट फंक्शन 0.25 है तब, और ये है जब कॉस्ट हमारा 0.5 Q2 है तब. ओके फाइन. गाइस अगर मैं क्वेश्चंस पे मूव करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू गाइस निकालूं कि भाई इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा,
क्योंकि गाइस फर्म्स वन बिलीव कर रहा है ना, फर्म्स वन, लेट सपोज दिस इज फर्म वन एंड दिस इज फर्म टू, तो फर्म्स वन बिलीव कर रहा है फर्म टू का कॉस्ट फंक्शन 0.5 Q2 और 0.25 Q2 विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी 0.5। ठीक है, तो मतलब गाइस कि यहाँ पे हम निकालेंगे एक्सपेक्टेशंस कि भाई इसका कितना एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगा। ठीक है गाइस, फर्म्स वन का प्रॉफिट क्या है, फर्म्स वन का ये वाला ना Q1, ये वाला Q1 इंटू पी, और पी के जगह में हम लोगों ने पुट कर दिया 1 माइनस Q1 माइनस Q2, तो ये आपका है प्रॉफिट ऑफ फर्म वन, प्रॉफिट ऑफ फर्म वन। ठीक है, तो ये जो Q2 है ना गाइस, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि फर्म्स वन बिलीव कर रहा है ना फर्म टू पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको गाइस सॉल्व करूं, अगर मैं बात करूं कि एक्स व्हाट इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या था Q1 इंटू 1 माइनस Q1 माइनस Q2, बट ये Q2 क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Q2, क्योंकि गाइस वहाँ पे प्रोबेबिलिटी अटैच है 0.5, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Q2 होगा, ना कि Q2 सिर्फ। तो अब हमें गाइस ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Q2 निकालना होगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू गाइस क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी क्या है 0.5 इंटू कब, जब कॉस्ट रहेगा 0.5 Q2, देन उस कंडीशन में Q2 का वैल्यू क्या है 0.5 माइनस Q1 बाई 2, तो जस्ट पुट करो 0.5 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 0.5, और जब कॉस्ट फंक्शन है 0.25 Q2, देन उस कंडीशन में Q2 का वैल्यू क्या है, ये वाला 0.75 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो गाइस इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा, इसको गाइस खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0.625। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Q2। डन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Q2 हमें मालूम चल गया। फाइन, अब गाइस हम क्या करेंगे कि जो फर्म्स वन है ना उसके प्रॉफिट फंक्शंस पे पुट कर देंगे। तो गाइस फर्म्स वन का प्रॉफिट फंक्शंस क्या था, ये था ना ये वाला Q1 इंटू 1 माइनस Q1 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Q2, तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो आप निकाले हो, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Q2। तो गाइस जैसे ही पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, Q1 इंटू 1 माइनस Q1 माइनस Q2, बट Q2 का वैल्यू क्या है 0.625 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ गाइस, इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी है। ठीक है, जस्ट टेक एलसीएम। तो गाइस जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आ जाएगा, आपको ये आ जाएगा Q1 इंटू 0.6875 माइनस 0.5 Q1। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब गाइस हमें मैक्सिमाइज निकालना है Q1 का, तो अब हमको इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू Q1। तो गाइस जस्ट टेक द डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा 0.6875 माइनस Q1 इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, इसको डेरिवेटिव कर सकते हो ना, ये इनटू हो जाएगा, जस्ट टेक द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू Q1। तो गाइस यहाँ से Q1 स्टार का वैल्यू क्या आ गया 0.6875। यस, कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, 0.6875, बट हमें क्या पूछा गया 24 Q1 स्टार 24। तो गाइस इसको जस्ट 24 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 24 इंटू Q1 स्टार, तो 0.6875 आएगा, तो इसको सॉल्व कर लो, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 16.5। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 16.5। बट गाइज जो इसका आंसर शीट में गिवन है
ये आपका है 10.5 से 11.5 के बीच में, ठीक है। तो गाइज आज के लिए मतलब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, तो आई डोंट नो कि गाइज इसका आंसर इसके बीच में तो नहीं आ रहा है, बट मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है 16.5। तो गाइज अगर आपको कोई अदर मेथड आता हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना, ठीक है। तो 16.5 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि गाइज आपको यहाँ पे गिवन था ना, हर चीज़ गिवन है, ठीक है। फर्म 2 कॉस्ट फंक्शन इज अ प्राइवेट इंफॉर्मेशन। फर्म 1 बिलीव करता है कि फर्म 2 का कॉस्ट फंक्शन 0.5 Q2 और 0.25 Q2। तो इसका मतलब है गाइस कि जो इसका जो प्रॉफिट होगा, ये जो Q2 है ना, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Q2। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Q2। ओके गाइस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। कंसीडर अ 2-person exchange economy where two goods X and Y are available in limited quantities of 50 and 100 respectively. The preference of the two person Anil and Binod are given by the utility functions. तो utility of Anil आपका given है और utility of Binod भी आपका given है। गाइस ये x into y मतलब कॉपडेगलस फंक्शंस है, ये भी आपका कॉपडेगलस फंक्शंस है। If the are decide to share good y equally among themselves, तो good y को equally share करना चाहता है, then the amount of x अनिल receive, अनिल जो है कितना amount of receive करेगा, ठीक है, ये आपको निकालना है। इस टोटल y कितना है 100 है, तो इक्वल अमाउंट पे क्या बन जाएगा 50-50, इक्वल अमाउंट पे क्या बन जाएगा 50-50। गाइस अगर मैं इसका एजुअल बॉक्स बनाऊं कुछ इस प्रकार का, टोटल x कितना है 50 और y है 100, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का गाइस इसका ग्राफ आएगा, ठीक है, इस प्रकार का आएगा। ये आपका डायगोनल लाइन हो गया, और ये गाइस आपका हो गया पर्सन 1 का मतलब अनिल का, और इधर हो गया विनोद का। तो अगर गाइस मैं इसका इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार का होगा, ये आपका है अनिल, ये आपका है विनोद। तो गाइस ये होगा अनिल का इंडिफरेंस कर्व। सिमिलरली विनोद का गाइस अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा। तो गाइस ये ऑप्टिमाइज कहाँ पे होगा, गाइस ये बहुत ही बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो इसका गाइस बेस्ट ऑफ रीजन इधर है और इसका बेस्ट ऑफ रीजन इधर है, और हमें पता है कि अगर बेस्ट ऑफ रीजन में कोई भी इंटरसेक्शंस नहीं होता है देन उस पॉइंट को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, परेटो, ठीक है। तो गाइस ये पॉइंट हमारा हो जाएगा एफिशिएंट पॉइंट, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों का स्लोप इक्वल है, हाँ दोनों का स्लोप इक्वल है, एमआरएस ऑफ अनिल एंड विनोद मस्ट बी इक्वल, ठीक है। गाइस ये कॉपडेगलस है, कॉपडेगलस वो कॉन्ट्रैक्ट कर्व इसका डायगोनल लाइन पे बनता है, ठीक है। ओके फाइन। गाइस यहाँ पे वाई ए इक्वल टू वाई बी कितना हो जाएगा 100/2, क्योंकि इक्वली डिवाइड करना है, टोटल 100 है वाई, तो कितना बन जाएगा 50-50, डन, ओके। और यहाँ पे गाइस आपको यूटिलिटी फंक्शंस गिवन है दोनों का। तो अगर मैं बात करूँ, अच्छा हमें गाइस ये भी मालूम है ना कि दोनों का एमआरएस क्या होगा, इक्वल होगा, अनिल एंड विनोद का एमआरएस दोनों का इक्वल होगा विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट कर्व। गाइस यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कॉपडेगलस है, तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, यहीं पे तो होगा ना, इसका डायगोनल पे। हाँ इसका गाइज इंडिफरेंस कर्व ऐसे हो गया अनिल का, इसका बन जाएगा विनोद का ऐसे, तो बेस्ट ऑफ रीजन इसका इधर है, बेस्ट ऑफ रीजन इसका इधर है, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब इस पॉइंट पे होगा। तो इस पॉइंट पे गाइज अगर एक लाइन खींच देंगे मतलब टेंजेंट, मतलब ये पॉइंट गाइज, तो दोनों का स्लोप इक्वल है ना इस पॉइंट पे, स्लोप मतलब एमआरएस, ओके। तो गाइज जस्ट फाइंड आउट करो एमआरएस दोनों का, ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं अनिल का यूटिलिटी फंक्शंस लिखूँ, तो अनिल का यूटिलिटी फंक्शंस आपको गिवन है कि x पे पावर 0.4 एंड y पे पावर 0.6, और गाइज एमआरएस क्या होता है,
डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई। तो हमें निकालना है डेल यू बाय डेल एक्स फिर डेल यू बाय डेल वाई, फिर देन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें एमआरएस मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस जस्ट फाइंड आउट करो। तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या बन जाएगा, जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो 0.4 एक्स पे पावर एन एक्स एन माइनस वन, 0.4 माइनस वन मतलब माइनस 0.6, माइनस 0.6 इंटू, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा 0.6। ठीक है, सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई, अब y के साथ गाइस डिफ्रेंशिएट करना है, तो 0.6 y पे पावर 0.6 माइनस वन मतलब माइनस 0.4 इंटू एक्स पे पावर 0.4। डन। तो गाइस एमआरएस लिख सकते हैं, एमआरएस क्या बन जाएगा, दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग। तो ये आपका आ जाएगा 0.4 एक्स पे पावर माइनस 0.6 वाई पे पावर 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6 वाई पे पावर माइनस 0.4 इंटू एक्स पे पावर 0.4। डन। तो गाइज इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस 0.4 है ऊपर चले जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ये माइनस से नीचे आएगा। ठीक है, बस बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा गाइज बन जाएगा 0.4 y डिवाइडेड बाय 0.6x। ठीक है, 0.6x। और गाइस ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो ये बन जाएगा 2 और 3, तो ये बन जाएगा 2y बाय 3x, 2y बाय 3x मतलब ए। गाइस यहाँ पे ए लिख देना ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ए फॉर अनिल। ठीक है, तो गाइस एमआरएस क्या बन गया, ऑफ अनिल इक्वल टू 2ya बाय 3xa। बट गाइस आपको गिवन है कि जो ya का वैल्यू है ना वो 50 है, क्योंकि इक्वली कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो जस्ट पुट करो 50। ठीक है, 50 तो पुट कर सकते हो ना। डन। तो यहाँ पे जस्ट 50 पुट कर लेंगे, 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3xa। डन। सिमिलरली गाइस आपको निकालना है विनोद के लिए एमआरएस। ठीक है, तो गाइस ये हमारा बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3xa। तो नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं कि जो एमआरएस ऑफ अनिल कितना आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 3xa। इसको गाइस कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक है, अब गाइस सिमिलरली विनोद के लिए निकालना है सेम, डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई कर सकते हैं। तो गाइस जब निकालोगे तो आप इसको खुद से निकाल लेना, तो इसका वैल्यू आएगा 3yb डिवाइडेड बाय 2xb। और गाइस yb का वैल्यू कितना है, yb का वैल्यू कितना 50 है, तो जस्ट पुट करो 50। तो 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2xb। ठीक है, डन। ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय xb। ठीक है, 75 डिवाइडेड बाय xb। तो इसको भी गाइस कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक है, डन। और गाइस हमें पता है कि भाई दोनों का एमआरएस इक्वल होना चाहिए। हाँ, दोनों का एमआरएस इक्वल होना चाहिए फॉर द इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए। तो गाइस जस्ट इक्वल करो, क्या बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि वी नो दैट एमआरएस ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एमआरएस ऑफ बी। तो एमआरएस ऑफ ए कितना है 100 डिवाइडेड बाय 3xa इक्वल टू एमआरएस ऑफ बी कितना है 75 बाय xb। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 3xa इक्वल टू 75 बाय xb। ओके फाइन। बट गाइस आपको ये भी गिवन है कि जो टोटल x है, टोटल x कितना है 50 है। टोटल x का मतलब कि xa प्लस xb इक्वल टू 50। हाँ, तो यहाँ से गाइस हम लोग xb का वैल्यू निकाल सकते हैं, 50 माइनस xa, 50 माइनस xa। तो यहाँ जस्ट पुट कर देंगे 50 माइनस xa, तो ये क्या बन जाएगा, xb के जगह में गाइस जस्ट पुट करो यहाँ पे
50 माइनस एक्स है। अब गाइज यहाँ पे सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इसको कर सकते हो। तो गाइज यहाँ से आपको एक्स ए का वैल्यू आ जाएगा 15 अप्रॉक्स, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। ओके, बट गाइज इसका भी जो आंसर है ना, आंसर सीट में वो 40 गिवन है, तो 2 क्वेश्चंस तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है। ठीक है, अब तक, क्योंकि गाइज इसका करेक्ट आंसर सीट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो गाइज आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 मार्च। अगर आप इसको लास्ट में कभी देखो तो फिर उस टाइम हमें कमेंट पे फिर मत बोलना, 4 मार्च 2025। ठीक है, अब गाइज इसका अगर करेक्ट आंसर सीट आएगा देन वहाँ पे 15 हो सकता है। ओके, बट गाइज ये बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 पे गाइज मूव करते हैं। लेट वाई बी इनकम एंड आर बी इंटरेस्ट रेट एंड जी बी द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एम एस आपका मनी सप्लाई है। गाइज ये तो बहुत ईजी है। आई एस कर्व गिवन है, एल एम कर्व गिवन है, जब जी 330 है, मनी सप्लाई जब 500 है, देन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा। गाइज तो बहुत ईजी है, आई एस कर्व पता है। ठीक है, और जी का वैल्यू कितना है 330। तो गाइस इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, y इक्वल टू 490 प्लस 0.6y माइनस 4r प्लस जी का वैल्यू यहाँ पुट करो। y इक्वल टू 490 प्लस 0.6y माइनस 4r प्लस जी का वैल्यू है 330 डन। अब गाइज 490 प्लस 330 कितना हो जाएगा 820, तो y क्या आ जाएगा, और गाइज ये वाला इधर चले जाएगा, 0.6 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा y माइनस 0.6y इक्वल टू 490 प्लस 330। गाइज ये आपका बन जाएगा 820 माइनस 4r, तो ये हमारा बन जाएगा 0.4y इक्वल टू 820 माइनस 4r। तो गाइज यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं 820 माइनस 4r। गाइज इसको डिवाइड कर लेंगे, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2050 माइनस 10r। ठीक है, तो गाइज ये हमारा बन जाएगा y का वैल्यू। डन, y का वैल्यू आ गया 2050 माइनस 10r। डन, ओके। अब गाइज हम मूव करते हैं एलएम कर्व। एलएम कर्व में गाइज ये हमारा मनी डिमांड और ये हमारा है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई है गाइज 500, तो जस्ट पुट करो 500 इक्वल टू 20 प्लस 0.25y माइनस 10r। सॉल्व करो, तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गैस इसको इधर भेज दो ना, तो ये क्या बन जाएगा 500 प्लस 10r माइनस 20 इक्वल टू 0.25y, तो यहाँ से y का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो, सिंपल। ठीक है, तो गाइज ये क्या बन जाएगा मनी सप्लाई इक्वल टू मनी डिमांड। मनी डिमांड आपको गिवन है 20 प्लस 0.25y माइनस 10r। ठीक है, तो गाइज ये 20 इधर चले जाएगा, तो 500 माइनस 20 ये बन जाएगा 480 इक्वल टू 0.25y माइनस 10r। ठीक है, तो गाइज इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.25y इक्वल टू 480 उधर चला जाएगा प्लस 10r, तो y इक्वल टू 480 प्लस 10r डिवाइडेड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1920 प्लस 40r। डन, ये वैल्यू आ गया। अब गाइज y इक्वल टू दिस थिंग एंड y इक्वल टू दिस थिंग, लेट्स से दिस इक्वेशन 1,
दिस इक्वेशन 2। तो गाइज जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, क्योंकि y इक्वल टू क्या है 2050 माइनस 10r, और यहाँ पे y इक्वल टू 1920 प्लस 10r, तो ये और ये तो इक्वल है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, सिंपल। तो लेफ्ट हैंड साइड गाइज जस्ट इक्वल करो, तो ये क्या बन जाएगा 2050 माइनस 10r इक्वल टू 1920 प्लस 40r। तो गाइज जस्ट इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से हमें r का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये जाएगा 2050 माइनस 1920 इक्वल टू 10r प्लस 40r, तो इट बिकम्स 50r। तो गाइज यहाँ से r का वैल्यू तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, सॉल्व कर लेना 2.6 आ जाएगा। अब गाइज r का वैल्यू मालूम है, तो कोई सा भी इक्वेशन में पुट करो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई सा भी इक्वेशन पे गाइज पुट कर देना, तो आपको y का वैल्यू आ जाएगा 2024। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 2024। डन, सिंपल गाइस, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सवाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 गाइस, कंसीडर द फॉलोइंग हरोडोमर ग्रोथ इक्वेशन s बाई थीटा इक्वल टू g प्लस डेल्टा। s आपका सेविंग रेट है, थीटा आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो है, g आपका ओवरऑल ग्रोथ रेट है, और डेल्टा आपका कैपिटल डिप्रिसिएशन रेट है। और गाइस सारे वैल्यूज गिवन है, और सिंपल आपको यहाँ पूछा गया है कि भाई कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगा, डेल्टा गिवन है, s गिवन है, गाइस डेल्टा 0 है, तो यहाँ इसको एक बार इरेज करते हैं, डेल्टा 0 है तो यहाँ 0 पुट करो, s 20 है मतलब 0.2, तो s का वैल्यू यहाँ पुट करो, g का वैल्यू 10%, तो यहाँ जस्ट पुट करो, तो ये वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना, और वही तो यहाँ पे आपको बोला गया कि फाइंड आउट द कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। ये गाइस बच्चा वाला सवाल है, ठीक है, आपको इक्वेशन भी गिवन है, वैल्यूज भी गिवन है, और एक अननोन है, तो यार इसको तो कोई भी सॉल्व कर सकता है गाइस। तो s 20% मतलब 0.2, ठीक है, और g आपका 10% का मतलब 0.1, ठीक है, और डेल्टा हमारा हो गया 0, डेल्टा हमारा हो गया 0, और इक्वेशन हमें गिवन है कि s बाय थीटा इक्वल टू g प्लस डेल्टा। तो पुट करो, सेविंग आ गया 0.2 डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल टू g 0.1 प्लस 0, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, तो यह आ जाएगा 2, सिंपल। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 2। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 61, अ कॉइन हैज अ ट्रू प्रोबेबिलिटी म्यू ऑफ टर्निंग अप हेड्स, ठीक है, टर्निंग अप हेड्स। दिस कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स एंड शोज अप 60 टाइम्स हेड, ठीक है। तो गाइज जब कॉइन को उछालते हो हेड और टेल है, मतलब ये बाइनोमियल है, क्योंकि गाइज हमें पता है ना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है सिर्फ जिसका दो ही आउटपुट है, जैसे सक्सेस फेलियर, ट्रू फॉल्स, एस नो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग गाइज सॉल्व करते हैं बाइनोमियल के हेल्प से। द फॉलोइंग हाइपोथेसिस गाइज आपको यहाँ पे गिवन है कि म्यू इक्वल टू 0.5 नल हाइपोथेसिस, म्यू एन ग्रेटर देन 0.5 ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहाँ पे आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम गाइज यूज करना है, ये जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फार्मूला पता है, यू कैन सॉल्व दिस। देन पी वैल्यू ऑफ दिस अबव टेस्ट इज व्हाट, तो यहाँ पे आपको पी वैल्यूज निकालना है, और यहाँ पे कुछ हिंट आपको गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी है z लेस देन 2 0.977, ये कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे हमें म्यू का वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.5, मीन्स द कॉइन इज फेयर, तो म्यू इज 0.5। डन, और 100 टाइम्स गाइज इसको उछाला जाता है, और 60 टाइम्स हेड आता है,
ठीक है। 60 टाइम्स हेड आता है, मतलब ये सैंपल गाइस, जब इसको सैंपल को लिया गया तब। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करूं कि भाई इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, म्यू हैट इक्वल टू क्या बन जाएगा, 60 टाइम्स डिवाइडेड बाय 100, 60 डिवाइडेड बाय 100, तो यह आ जाएगा 0.6। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड मीन, एक्सपेक्टेड मीन। और गाइस यहाँ पे नॉर्मली है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करो, तो म्यू हैट is normally distributed with mean mu and standard deviations, so mu into okay, yeah, mu into 1 minus mu divided by n divided by n। तो गाइज यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो जस्ट फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशंस, क्या हो जाएगा, म्यू, म्यू का वैल्यू है 0.5 इंटू 1 माइनस म्यू, ये भी आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय एन, एन का वैल्यू है 100, तो यहाँ से गाइस आ जाएगा आपका वैल्यू 0.05, ठीक है, 0.05। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मालूम चल गया 0.05, मीन हमें पता है 0.5, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमें पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 0.6, 0.6, ये वैल्यूज हमें पता है, डन। और हमें पूछा क्या गया है कि p वैल्यूज अबव द टेस्ट थ्योरम, द p वैल्यू ऑफ द अबव द टेस्ट। तो गाइज इसका z स्कोर निकालो, हाँ, z स्कोर क्या होता है, x माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और x का वैल्यू तो गाइज हमें पता है, मतलब जिस पॉइंट पे हो रहा है 0.6, ठीक है। गाइज पहले इसको लिखो, फिर से मैं एक बार बताता हूँ इसको, म्यू माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो म्यू का वैल्यू है 0. म्यू है, दिस इज म्यू, 0.6 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा है 0.05, डन। तो गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2, z का वैल्यू आ जाएगा 2, और हमें निकालना अबव, अबव दिस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2 क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2 होता है, लेस देन इक्वल टू 2 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2, और लेस देन 2 गाइस आपको गिवन है क्वेश्चन में 0.977, 0.977, तो ये क्या बन जाएगा 0.023, वही चीज़ तो आपको निकालना है, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 0.023, ओके। So the correct answer is 0.23, ठीक है गाइस। अगर आप ये कैलकुलेशंस, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है ना, तो आपको यहाँ पे पूछा गया अबव और ये लेस है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे ये भी थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो 0.977, ठीक है। बट ये करना मत एग्जाम में, सॉल्व करना प्रॉपर वे से, ठीक है। तो गाइस वही चीज़ यहाँ पे आपको गिवन था कि एक कोई क्वाइन था, उसका जो ट्रू प्रोबेबिलिटी है म्यू ऑफ टर्निंग अप हेड्स, ठीक है। सो दैट इज गाइस ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ट्रू प्रोबेबिलिटी म्यू ऑफ टर्निंग अप हेड्स, एंड दिस क्वाइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, 100 टाइम्स उसको उछाला जाता है, और 60 टाइम्स गाइस वहाँ पे आपका हेड आता है। तो उसका एक्सपेक्टेड गाइस क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी 0.6, ठीक है, 0.6 डिवाइडेड बाय 100 ना गाइस, टोटल 100 है और 60 टाइम्स हेड किया तो 0.6 हो गया, तो 0.6 हेड आया तो टेल कितना आएगा 0.4 आएगा, ठीक है, 0.4 आएगा। तो सेम चीज़ गाइस यहाँ पे गिवन है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे निकालना है।
और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो स्टैंडर्ड डिविएशन गाइस जस्ट निकालो एन पी क्यू बाइनोमियल, ठीक है। सो जस्ट यूज दिस एंड यू विल गेट standard deviation and just use the formula of z score and you will get the value of 2। और आपको यहाँ पे पूछा गया है कि z is greater than equal to 2 पे क्या वैल्यू होगा, तो इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा 0.023, ठीक है। Okay guys, question number 62. The installation cost IC of a solar power plant is INR 89,000. The plant shall be operational for 5 years. The recurring cost for maintenance of the solar plant per year is INR 5,000. But the benefit it creates including reduction in emission amount of INR 25,000. ठीक है guys, but the benefit it creates including the reduction in emissions, तो benefit कितना है 25,000 का और कॉस्ट कितना है 5,000 का, ठीक है। मतलब उस प्लांट से गाइस इसको बेनिफिट कितना हो रहा है पर ईयर 25,000 और लॉस जो कॉस्ट लगता है 5,000। देयर आर ओनली कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। सोशल डिस्काउंट रेट क्या है आर है, कंसिडर 4% पर ईयर, और ईयर वाइज इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको गिवन है कि ईयर 0 पे इसका वैल्यू है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड सिमिलरली बेनिफिट और कॉस्ट यहाँ पे आपको गिवन है और डिस्काउंट फैक्टर भी आपको यहाँ पे गिवन है। और आपको यहाँ पूछा गया कि द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्लांट क्या होगा, नेट वैल्यू। तो गाइस अगर मैं नेट वैल्यू की बात करूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू ये किसके इक्वल होता है, समेशन नेट बेनिफिट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पे पावर टी माइनस इनिशियल कॉस्ट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, समेशन नेट बेनिफिट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर टी माइनस इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। और गाइस क्वेश्चन में आपको सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। आर का वैल्यू है 4%, 4% का मतलब 0.04, और इनिशियल कॉस्ट दैट इज आईसी, इनिशियल कॉस्ट कितना है 89,000, तो इनिशियल कॉस्ट लग रहा है 89,000। और गाइस अगर मैं इसका नेट बेनिफिट निकालूंगा कि भाई नेट बेनिफिट क्या होगा, नेट बेनिफिट का मतलब बेनिफिट माइनस कॉस्ट, बेनिफिट माइनस कॉस्ट। तो गाइस बेनिफिट कितने का हो रहा है 25,000 का, 25,000 माइनस कॉस्ट लग रहा है 5,000 का, तो गाइस नेट कितना हो गया 20,000। हाँ, नेट बेनिफिट इज 20,000। तो गैस हमें नेट बेनिफिट मालूम चल गया, आर पता है, इनिशियल कॉस्ट पता है, तो जस्ट यहाँ पुट करो। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा गाइस क्या बन जाएगा, समेशन पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वाला समेशन नेट बेनिफिट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पे पावर टी माइनस इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। तो गाइस अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 5 तक, तो 1 से 5 तक नेट बेनिफिट है 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 पे पावर टी, और यहाँ पे गाइस आपको t इक्वल टू जस्ट 1 पुट करो, ठीक है, t इक्वल टू 1 पुट करो तो कुछ वैल्यू आएगा, सिमिलरली t इक्वल टू 2 पुट करो तो कुछ वैल्यू आएगा। तो टिल आपको 5 तक जाना है, फिर उसके बाद इस सारे वैल्यूज को ऐड कर लेना है, तो आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा और माइनस कर देंगे इनिशियल कॉस्ट से। तो गाइस ये वैल्यू जब आप ये वैल्यू निकालोगे ना, तो इसका वैल्यू आपको आएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका वैल्यू आपको आएगा 88,800, ठीक है। इसका वैल्यू आएगा 88,800। तो गाइज नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना बन जाएगा
88,800 माइनस इनिशियल कॉस्ट कितना है 89,000, तो माइनस कर दो 89,000, तो गाइस कितना बन जाएगा -200 ना, -200, ठीक है। जस्ट इसको माइनस कर लेना, वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस करेक्ट आंसर बन जाएगा -200। डन गाइस, बस ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला पता है यू कैन सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 गाइस कि लेट f(x, y) इक्वल टू -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस z, और लेट x स्टार y स्टार डिनोट द सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसको ऑप्टिमाइज करना है f(x, y) को सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या होगा इस फंक्शंस का, ठीक है। गाइस बहुत इजी है, जस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो f(x, y) जो हमें फंक्शंस गिवन है -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5, ये गाइज हमें गिवन है, और कंस्टेंट भी गिवन है 2x प्लस वाई, लिख लेते हैं इसको 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये हमारा है कंस्टेंट। डन फाइन गाइज, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका कंस्टेंट है, ठीक है। तो कंस्टेंट को थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं ताकि डिफरेंशिएशन करने में गाइज इजी हो जाए। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, ये हमारा है कंस्टेंट, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, ताकि दिखे, ठीक है। ओके गाइस, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल एफ बाय डेल एक्स, तो क्या बन जाएगा -2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू गाइस क्या आ जाएगा 1, x का वैल्यू आ जाएगा 1। सिमिलरली डेल एफ बाय डेल वाई निकाल लेंगे गाइस, क्या बन जाएगा -2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा 2, x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया 2। तो गाइस अब हम इस कंस्ट्रेंट को देखते हैं कि कंस्ट्रेंट सेटिस्फाइड हो रहा है या फिर नहीं। तो x इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस y क्या है 2 है और लेस देन इक्वल टू 6, तो ये क्या बन जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू 6। बिल्कुल सही है, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो गाइस ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही पॉइंट है गाइस, जस्ट ऑप्टिमम पॉइंट, मैक्सिमाइज पॉइंट। गाइस अगर क्वेश्चंस रहा मिनिमम और मैक्सिमम, तो मैक्स और मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं, फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालते हैं, ठीक है। बट गाइस उतना आपको नहीं निकालना, अगर ये सेटिस्फाइड कर गया तो इसका मतलब है कि भाई यही पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। तो गाइस जस्ट पुट करो, फंक्शंस क्या था -x स्क्वायर f(x, y) इक्वल टू -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5। तो गाइस जस्ट वैल्यूज पुट करो, -x की जगह में क्या 1 है, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 2 है, हाँ, तो 4 इंटू 2 प्लस 5, सॉल्व करो कितना आएगा इसका वैल्यू 10 आ जाएगा, सिंपल। तो 10 वुड बी द करेक्ट आंसर। गाइस आप इसको डिफरेंट अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो, ये वन ऑफ द अप्रोच है जो कि इजी अप्रोच है। आप इसको गाइस डबल डेरिवेटिव जो है हेसियन मैट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर उसको सॉल्व करोगे तो, ओके। आप इसको डबल डेरिवेटिव से चेक भी कर सकते हो हेसियन मैट्रिक्स लगा के। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 64 गिवन है कि 2 प्लेयर है ए एंड बी आर प्लेइंग अ गेम, ठीक है। तो गेम खेल रहा है, प्लेयर 1 हैज 2 अवेलेबल एक्शंस A1 एंड A2। तो ये आपका है प्लेयर 1 और ये आपका है प्लेयर 2। प्लेयर 1 का 2 एक्शन है, एक्शन 1 और एक्शन 2,
और प्लेयर 2 का भी 2 एक्शन है, B1 एंड B2। और ये हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स है -1 3। गाइस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो है ना -1 4 3 2 -2, ये वाला पे ऑफ होता है प्लेयर 1 का, और इधर वाला जो है 3 -1 2 -4 ये होता है प्लेयर 2 का पे ऑफ। ठीक है, ओके। लेट P be the probability that a player A actions with A1। तो गाइज इसका अगर probability P1 है और इसका अगर probability 1 - P होगा, जब ये P है तो ये क्या होगा 1 - P होगा, क्योंकि टोटल तो 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 - P1। देन इस कंडीशन में P का वैल्यू क्या होगा अगर ये मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम होगा तो। ठीक है, तो क्या सिंपल निकालो मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है गाइस, और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ इस गेम को, -1 3 4 -1 4 -1 3 -4 3 -4 -2 2। ठीक है, ये आपका है एक्शन A1 और ये है एक्शन A2, और ये आपका है प्रोबेबिलिटी P और ये आपका है प्रोबेबिलिटी 1 - P। तो गाइज जब आप बेसियन मैट्रिक्स सॉल्व करते हो तो अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लूँ, ये है एक्शन B1 ये है B2। ठीक है, तो गाइज अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B1 निकालूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B1 क्या होता है P इंटू थ्री प्लस 1 - P इंटू दिस पे ऑफ क्या है -4, 1 - P इंटू दिस पे ऑफ -4, ये बन जाएगा -4। तो ये हमारा बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B1, मतलब ये प्लेयर 2 का। गाइज ये बेसिक है गेम थियरी का। सिमिलरली गाइज अगर इसका प्रोबेबिलिटी Q है 1 - Q है, देन हम इसके रिस्पेक्ट पे गाइज हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो बट हमें यहाँ पूछा गया था कि भाई P का वैल्यू क्या होगा, तो P गाइज यहाँ पे है ना, तो हम निकालेंगे इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे प्लेयर 2 का विद दिस पे ऑफ। डन। सिमिलरली निकाल सकते हैं, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B2। ठीक है, तो क्या सेम, अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देन B2 पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इसको गाइस जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 3P प्लस माइनस प्लस 4P -4, तो ये बन जाएगा 7P -4। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B1 आ गया 7P1 -4। डन, 7 नॉट P1 ओनली P, 7P4। सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B2 निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B2 तो क्या बन जाएगा P इंटू -1 प्लस 1 - P इंटू दिस पे ऑफ 2। तो जस्ट फाइंड आउट करो, P इंटू -1 प्लस 1 - P इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा गाइस -2P -P, ये बन जाएगा -3P + 2। ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B1 भी मालूम चल गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B2 भी मालूम चल गया। तो मिक्स स्ट्रैटेजी इक्विलिब्रियम के लिए गाइस दोनों को इंडिफरेंट होना पड़ेगा, दोनों को इंडिफरेंट होना पड़ेगा, मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B1 मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B2। तो दोनों को इक्वल करो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B1 मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B2 अकॉर्डिंग टू मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। लिख लेना मिक्स स्ट्रैटेजी नैश इक्विलिब्रियम। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B1 तुम्हें पता है 7P -4 इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B -3P + 2।
तो यहाँ से p का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.6। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 0.6, 0.6 राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेसेस। डन गाइस, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि गेम थ्योरी में हम लोग किस तरह से मिक्स स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पूछा जाएगा P1 तो हम गाइस प्लेयर 2 के रिस्पेक्ट पे निकाल लेंगे और P ऑफ लेंगे प्लेयर 2 का, बट प्रोबेबिलिटी लेंगे प्लेयर 1 का, सिमिलरली ऑपोजिट। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 65 जो कि बहुत इजी है। MPC गाइस गिवन है कि 0.75 है, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। गाइस मल्टीप्लायर क्या होता है, हाँ, मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो भाई MPC हमें गिवन है, 1/1 माइनस MPC क्या है 0.75, तो मल्टीप्लायर क्या बन जाएगा 1/1 माइनस 0.75, तो ये हमारा बन जाएगा 0.25, 0.25। तो गाइस ये कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, तो मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, सिंपल। गाइस मल्टीप्लायर क्या होता है 1/1 माइनस MPC, MPC गिवन है, जस्ट सॉल्व दिस। ओके ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया IIT गेट 2025 के प्रॉब्लम्स। ओके ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस पे। गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना मत, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय।